आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बजट के दौरान खास रहता है वित्त मंत्री का लुक, हमेशा ऐसी साड़ियों को देती है प्राथमिकता। देश का बजट आज, वित्त मंत्रालय पहुंची सीतारमण, लगातार 7वीं बार बजट पेश कर तोड़ेंगे इस नेता का रिकॉर्ड। बिहार आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की डिमांड खारिज, 8 पे कमीशन को ना। बजट से पहले मोदी सरकार ने तिजोरी कर दी टाइट। संघ पर लगे प्रतिबंधों का खात्मा, क्या दरअसल बीजेपी से तालमेल बढ़ाने की कोशिश। अंतरात्मा जाग जाएगी, बजट से ठीक पहले बीजेपी के साथी दलों को ऐसे सुइयां चुभो रहा इंडिया गठबंधन। क्रोएशिया के एक नर्सिंग होम में गोलीबारी, कम से कम 6 लोगों की मौत। दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना का हमला, 70 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। सोना फिर हुआ सस्ता, चांदी के भाव स्थिर, खरीदने का मौका। विकी कौशल की बैड न्यूज आ रही दर्शकों को पसंद, पहले वीकेंड कमा लिए इतने करोड़। और रोहित विराट का फ्यूचर, हार्दिक की फिटनेस, गौतम गंभीर की पीसी से मिले इन 7 सवालों के जवाब। हर भारतवासी के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। दरअसल आज संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जिसके चलते लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। इससे पहले फरवरी में वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट संसद में पेश किया था। ऐसे में अब तीसरे कार्यकाल के बजट पर सभी की नज़रें टिकी हैं। बजट के साथ साथ लोग हमेशा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहनावे पर भी ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट के दिन उनका लुक काफ़ी खास होता है। हर बजट सत्र के दौरान जो साड़ी पहनकर सामने आती हैं, वो अपने आप में बेहद खास होती है। वित्त मंत्री हमेशा हैंडलूम की साड़ियों में ही प्राथमिकता देती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट से पहले निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए बजट पेश करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। शानदार बजट के लिए निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं। वे थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। वे राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भी सौंपेंगी। बजट पेश किए जाने से पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से बिहार को झटका मिला है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट सत्र के पहले दिन साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वह बिहार में नहीं है। आज देश का बजट आने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इसे पेश करेंगी। बजट से पहले जिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं तेज थी, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में उभरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश तक शामिल थी। लेकिन बजट से पहले सरकार ने अपनी तिजोरी टाइट कर रखी है और इन तीनों ही मांगों को नो बोल दिया है। केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को एक आदेश निकाला, जिसके तहत 1966 से चला आ रहा संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य बन सकते हैं। इसी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन तमाम आरोपों के बीच सवाल यही कि संघ पर सरकारी आदेश क्या राजनीति से प्रेरित है। बजट पेश होने से पहले सबसे अधिक चर्चा थी कि क्या बिहार को इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आंध्र प्रदेश के लिए क्या किसी स्पेशल पैकेज का ऐलान होगा। इन सवालों के बीच सत्र के पहले ही दिन सरकार की ओर से क्लियर कर दिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने का कोई मामला ही नहीं बनता। सरकार की ओर से 2012 में तैयार एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक सवाल के जरिए यह मुद्दा उठाया गया। वहीं राज्यसभा में आरजेडी
आरजेडी के सांसद मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग उठाई। संसद सत्र से एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी के सहयोगी दलों ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की थी। अब इस पूरे मसले पर जैसे ही सरकार का जवाब आया, विपक्षी दलों को बीजेपी के सहयोगी दलों खासकर जेडीयू पर निशाना साधने का मौका मिल गया। क्रोएशिया के एक नर्सिंग होम में हुई गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। हमले के बाद से देश में बंदूक नियंत्रण को सख्त करने की मांग उठने लगी है। पूर्वी शहर दारूवर स्थित एक नर्सिंग होम में हुई गोलीबारी में एक कर्मचारी सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं और 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। क्रोएशिया के मीडिया के अनुसार हमलावर हमले के बाद मौके से भाग गया था, जिसे बाद में एक कैफे से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने कहा कि वह इस गोलीबारी से स्तब्ध हैं। उन्होंने देश में बंदूक के नियमों को और भी अधिक कड़ी बनाने की बात कही है। राष्ट्रपति मिलानोविक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है, यह एक भयावह चेतावनी है और सभी संस्थाओं के लिए यह आह्वान है कि समाज में हिंसा को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक ने इसे भयावह हमला बताया है और प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन लगातार इजरायली राष्ट्रपति से युद्ध विराम को लेकर बात कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के 9 महीने बाद भी इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल हमास के बीच पिछले 1 साल से संघर्ष जारी है। इसी बीच गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल ने हमला किया, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सेना ने चेतावनी दी कि वे इस इलाके में जबरन कार्रवाई करेंगे। सेना की तरफ से दी गई चेतावनी में दक्षिण गाजा में अल मवासी मानवीय क्षेत्र के पूर्वी खान यूनिस को प्रभावित किया, जिसके कारण हजारों फिलिस्तीनियों को इस क्षेत्र से भागना पड़ा था। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। इस महीने में लगातार सोने की कीमतों में कमी का दौर जारी है। यूपी के वाराणसी में 23 जुलाई को सोना 120 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को बाजार में चांदी की कीमत 91,500 रुपये रही। बता दें कि सोने चांदी की कीमतें हर दिन टैक्स और उत्पाद शुल्क के कारण घटती बढ़ती रहती है। मंगलवार को सर्राफा बाजार में 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट सोने की कीमतों में कमी आई। सर्राफा बाजार खुलने के बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 120 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई, जिसके बाद उसका भाव 74,000 प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 जुलाई को इसकी कीमत 74,120 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इसके बाद वहीं बात अगर 22 कैरेट सोने की करें तो उसकी कीमत 100 रुपये लुढ़क कर 67,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं 22 जुलाई को इसका भाव 67,950 रुपये था। बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड के कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की बैड न्यूज पास होती दिख रही है। जहां फिल्म को आलोचकों से मिक्स रिव्यू मिले हैं तो वहीं दर्शकों में फिल्म की चर्चा बनी हुई है। इसके चलते बैड न्यूज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में 25 करोड़ के पार केवल 3 दिनों में हो गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा देखने लायक है। तो चलिए आपको बताते हैं केवल 3 दिनों में बैड न्यूज ने कितनी कमाई हासिल की है और बजट के मुताबिक इसके अभी और कितने करोड़ कमाने होंगे। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सेक्निकल के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार तीसरे दिन यानी संडे को 11 करोड़ की कमाई अपने नाम की, जबकि शुक्रवार को यानी पहले दिन 8.3 करोड़ की फिल्म ने की थी। वहीं शनिवार यानी दूसरे दिन आंकड़ा 10.25 करोड़ तक पहुंचा। इसके बाद 3 दिनों की कमाई 29.55 करोड़ तक जा पहुंची, जबकि वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि फिल्म का बजट देखें तो यह 80 करोड़ का। इसके लिए अभी बैड न्यूज को 50 करोड़ की कमाई और करनी होगी, तभी वह हिट साबित होगी।
टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ उसी की धरती पर 3 वनडे और T20 मैच खेलने हैं। श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, वहीं रोहित शर्मा वनडे टीम की कमान संभालेंगे। ये दौरा टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर के लिए भी खास रहने वाला है। इस दौरे के साथ ही गंभीर बतौर हेड कोच अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। श्रीलंका रवाना होने से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गंभीर के साथ चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर भी उपस्थित थे। दोनों ने इस दौरान भारतीय क्रिकेट से जुड़े सवालों के जवाब दिए। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जैसे स्टार खिलाड़ियों को लेकर सवाल पूछे गए, जिसका इन दोनों ने बखूबी जवाब दिया।